आज की चर्चा में हम धर्मवीर भारती के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के एक, आप कह सकते हैं, एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। खास तौर पर अध्याय 26 से 30। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जो इन अध्यायों का अ, अ, गहराई से विश्लेषण करते हैं हाँ। और दिखाते हैं कि कैसे चंदर का जो आत्मसंघर्ष है वो तेज होता जा रहा है और मतलब उसकी उलझनें कैसे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। ये उपन्यास का वो हिस्सा है जहाँ कहानी आप कह सकते हैं एक बहुत गहरा एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। सुधा की शादी के बाद जब वो एक तरह से चंद्र के जीवन से चली जाती हैं, तो फिर एंट्री होती है वसुंधरा की। हाँ, वसुंधरा। और वसुंधरा एक बिल्कुल अलग तरह की शख्सियत है। मतलब स्वतंत्र, आधुनिक, काफी मुखर। सही। अब देखना यह है कि ये जो नया समीकरण बन रहा है, ये नई मौजूदगी चंद्र के पहले से ही वो उथल-पुथल भरे मन में कैसी लहरें पैदा करती है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे कोशिश करते हैं इस जटिल स्थिति को परत दर परत खोलने की। जी। हम देखेंगे कि चंदर के मन में वो जो अतीत की सुनहरी यादें हैं, मगर अब शायद थोड़ी धुंधली भी पड़ रही हैं, और जो वर्तमान की सच्चाई है, जो शायद थोड़ी असहज भी है, बिल्कुल। इनके बीच किस तरह का द्वंद्व चल रहा है। सही कहा। और फिर इसका असर उसके अपने जीवन पर और वसुंधरा के साथ जो उसका एक रिश्ता बन रहा है उस पर क्या पड़ रहा है। तो नोट्स की शुरुआत अगर देखें तो ये होती है चंदर और वसुंधरा के बीच बढ़ती नजदीकियों से। जी। वे साथ वक्त बिताते हैं, साहित्य पर, दर्शन पर, समाज पर लंबी बहसें करते हैं। हाँ। जैसा आपने कहा भी, वसुंधरा आधुनिक सोच वाली है, बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर लड़की है। नोट्स ये इशारा करते हैं कि वो चंदर के जीवन में एक एक ताजगी सी लाती है, एक बौद्धिक चुनौती भी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नजदीकी सिर्फ सतही है या इसमें मतलब गहरे जुड़ाव की कोई संभावना दिखती है, खासकर तब जब चंदर का दिल वो अब भी कहीं और अटका हुआ सा लगता है। ये ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। नोट्स बताते हैं कि देखिए, ऊपरी तौर पे तो नजदीकियां बढ़ रही हैं, हाँ, बातचीत हो रही है, बिल्कुल। लेकिन अंदरूनी तौर पे एक एक अजीब सी कश्मकश चल रही है चंदर में। जैसे जैसे वसुंधरा बौद्धिक और भावनात्मक रूप से भी करीब आने की कोशिश करती है, चंदर का मन ऐसा लगता है जैसे अनजाने में ही उसे पीछे धकेलता है। अच्छा। हाँ, ये एक क्लासिक पुश पुल डायनामिक है। मतलब एक ऐसी मानसिक खींचतान जहां इंसान किसी चीज या व्यक्ति के करीब जाना भी चाहता है और उसी वक्त खुद को उससे दूर भी धकेलता है। तो ऐसा क्यों है? क्या वसुंधरा की मौजूदगी उसे सुधा की याद दिलाती है? शायद वसुंधरा की उपस्थिति, उसका खुलापन, उसकी बेबाकी, ये सब शायद चंदर को अनजाने में ही सुधा की याद दिलाता हो सकते हैं। सुरक्षित निर्भरता पर आधारित था। हाँ, एक अलग तरह का आराम था शायद उस रिश्ते में। बिल्कुल। जबकि वसुंधरा की आत्मनिर्भरता और उसकी तर्कसंगत सोच वो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो क्या ये सिर्फ सुधा की याद है जो उसे रोक रही है, या नोट्स इस तरफ भी इशारा करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्र वसुंधरा की इस आत्मनिर्भरता से, उसकी बौद्धिक स्पष्टता से थोड़ा भयभीत भी हो? हाँ, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि वसुंधरा चंदर को बौद्धिक रूप से चुनौती देती है। अच्छा। उसे उसके कंफर्ट जोन से, उसके आरामदायक दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। अब ये चुनौती एक स्तर पर उसे आकर्षित भी करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरे स्तर पर ये उसे असहज भी करती है। मतलब ये उसे वर्तमान की सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है, अपनी खुद की भावनात्मक स्थिरता का सामना करने पर मजबूर करती है, जिसके लिए शायद वो अभी तैयार नहीं है। अच्छा। सुधा के साथ उसका रिश्ता, जैसा हमने कहा, एक तरह की भावनात्मक पनाहगा जैसा था। हाँ। जबकि वसुंधरा के साथ रिश्ता वो उसे लगातार सक्रिय और जागरूक रहने की मांग करता है। ये बदलाव उसे थका देता है या शायद डरा देता है। और यहीं से शायद उसका वो गहरा अंतर्द्वंद शुरू होता है जिसका जिक्र नोट्स में बार बार आता है। बिल्कुल। वो साफ तौर पर दो दुनियाओं, दो विकल्पों या शायद दो विचारधाराओं के बीच एकदम फंसा हुआ महसूस करता है। एक तरफ वसुंधरा है, तर्कशील, व्यवहारिक, आधुनिक, और दूसरी तरफ सुधा की यादें हैं, मासूम, भावनात्मक, और जिसे वो मतलब लगभग पूजनीय मानता है। सही। नोट्स बताते हैं कि उसके मन में लगातार ये सवाल उठते रहते हैं, क्या मैं सुधा के बिना जी पाऊंगा? और साथ ही ये भी कि क्या मुझे वसुंधरा के साथ एक नई, एक सच्ची शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। और सबसे जटिल बात यह है, जैसा नोट्स उजागर करते हैं, कि चंदर के पास इन सवालों का कोई सीधा,
कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं रह गया है अब। तो फिर क्या है ये? ये जीवन जीने के दो अलग अलग तरीकों, दो अलग मूल्यों के बीच का संघर्ष बन गया है। एक तरफ प्रगतिशील यथार्थवादी वर्तमान है जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ एक आदर्श बना दिया गया अतीत है जो उसे मजबूती से पकड़े हुए है। हाँ, नोट्स ये दिखाते हैं कि वो इस कश्मकश में लगभग पंगु सा हो गया है, कोई निर्णय लेने में असमर्थ। मतलब न इधर का न उधर का। बिल्कुल, वो न तो पूरी तरह से अतीत को छोड़ पा रहा है, न ही पूरे दिल से वर्तमान को अपना पा रहा है। ये एक भावनात्मक गतिरोध की स्थिति है, एक ठहराव आ गया है। क्या नोट्स ये भी बताते हैं कि ये जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये उसके बाहरी व्यवहार को या उसके दूसरे रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या उसके दोस्त या आसपास के लोग उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, नोट्स इस बात का साफ तौर पे जिक्र करते हैं। चंदर पहले से ज्यादा चुप रहने लगा है। अच्छा। खोया खोया सा रहता है। उसकी वो जो पुरानी हंसी ठिठोली थी, वो बेफिक्री, वो जैसे गायब हो गई है। वो अपने दोस्तों से भी थोड़ा कटने लगा है, क्योंकि वो अपने अंदर जो ये सब चल रहा है, ये उथल पुथल, वो किसी से कह नहीं पा रहा। समझ आता है। वो वसुंधरा से भी खुलकर बात नहीं कर पाता। शायद उसे डर है कि वो उसे समझ नहीं पाएगी, या शायद वो खुद ही अपनी भावनाओं को समझने और कहने में नाकाम है। और ये अकेलापन, ये उसके संघर्ष को और भी गहरा बना देता है। वो अपने ही विचारों और एक तरह के अपराध बोध के जाल में फंसता जा रहा है। नोट्स में सामाजिक दबाव और नैतिक धारणाओं का भी जिक्र है। ये किस तरह के दबाव है? क्या समाज वाकई उसे जज कर रहा है या ये ज्यादातर उसके अपने मन की उपज है? मतलब सुधा की वो जो पवित्र छवि उसने बना रखी है, उसके प्रति उसकी अपनी जो प्रतिबद्धता है, उसका नतीजा है। ये एक मिला जुला मामला लगता है, जैसा नोट्स से समझ आता है। अच्छा। एक स्तर पर हाँ, समाज की, या कम से कम उस छोटे दायरे की जिसमें वो रहता है, एक निश्चित अपेक्षा तो होती है। सुधा अपनी उस पारंपरिक छवि और दुखद अंत के साथ एक तरह की सहानुभूति और पवित्रता का प्रतीक जैसी बन गई है। हाँ, ये तो है। तो नोट्स इशारा करते हैं कि चंद्र को लगता है कि वसुंधरा जैसी स्वतंत्र आधुनिक लड़की के साथ जुड़ना वो सुधा की स्मृति के साथ एक तरह का धोखा होगा। अच्छा, धोखा? हाँ, समाज की नजरों में भी और शायद खुद उसकी अपनी नजरों में भी। उसे ये डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे, कि देखो कितनी जल्दी सुधा को भूलकर आगे बढ़ गया। लेकिन क्या ये सामाजिक डर वाकई उतना है, या ये चंद्र का अपना अपराध बोध है जो समाज की आवाज बनकर उसे परेशान कर रहा है? नोट्स इस पर क्या कहते हैं? नोट्स इस बात पर दरअसल ज्यादा जोर देते हैं कि ये बाहरी दबाव से कहीं ज्यादा चंद्र की अपनी आंतरिक नैतिकता की लड़ाई है। अच्छा। उसने सुधा के साथ अपने रिश्ते को एक असाधारण, लगभग आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पवित्रता का दर्जा दे दिया था। बिल्कुल। अब वसुंधरा के प्रति जो उसका स्वाभाविक आकर्षण है, वो उसे उसी पवित्रता पर सवाल खड़े करता हुआ महसूस होता है। हाँ। वो खुद को गुनहगार महसूस करने लगता है, जैसे वो किसी ऊंचे आदर्श से गिर गया हो। और ये अपराध बोध, ये उसके व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। वो वसुंधरा के साथ सहज नहीं हो पाता, हमेशा एक अदृश्य बोझ सा महसूस करता है। और उसका वो खोयापन और चुप्पी, हाँ, वो इसी अपराध बोध का बाहरी रूप है। और इस सब के केंद्र में है सुधा की वो अमिट छाया। नोट्स का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पे है कि सुधा भौतिक रूप से अनुपस्थित होकर भी चंद्र के जीवन पर कितनी हावी है। ये कैसे होता है? नोट्स इसके क्या उदाहरण देते हैं? ये वाकई कहानी का सबसे मार्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा पहलू है, और नोट्स इसे खूबी बखूबी पकड़ते हैं। सुधा की अनुपस्थिति उसकी उपस्थिति से कई ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रही है। ये तो विरोधाभासी लगता है पर है सच। नोट्स बताते हैं कि कैसे हर छोटी बात, हर पल, हर मुलाकात चंद्र को सुधा की याद दिला देती है। अच्छा। हाँ, वसुंधरा की कोई बात, कोई हंसी, कोई खामोशी भी उसे अनायास सुधा से तुलना करने पर मजबूर कर देती है। वो वसुंधरा के साथ वर्तमान में जीने की चाहे जितनी कोशिश करे, उसका मन वो अतीत की गलियों में भटक जाता है। तो सुधा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रही। बिल्कुल नहीं, वो एक प्रतीक बन गई है, एक आदर्श प्यार का प्रतीक, खोई हुई मासूमियत का प्रतीक, एक ऐसे अतीत का प्रतीक जिसे चंद्र वापस पाना चाहता है पर पा नहीं सकता। ये तो ऐसा है जैसे सुधा की याद ने चंद्र और वसुंधरा के बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी कर दी है। क्या नोट्स इसे इसी तरह दिखाते हैं? बिल्कुल, नोट्स इसी अदृश्य दीवार की बात करते हैं, और ये दीवार बनी है चंद्र के अपराधबोध से, उसकी आदर्शवादिता से और अतीत से चिपके रहने की उसकी प्रवृत्ति से। वो इस दीवार को लांघना चाहता भी है
और नहीं भी। ये कैसी बात हुई? मतलब वसुंधरा के साथ बिताए अच्छे पलों में भी उसे एक कसक सी महसूस होती है, एक अपराध बोध कि वो सुधा को धोखा दे रहा है। अच्छा। और ये भावना उसे पूरी तरह से वसुंधरा के साथ जुड़ने नहीं देती। सुधा की स्मृति एक कसौटी बन गई है, हाँ। जिस पर वो अनजाने में वसुंधरा को परखता रहता है। और जाहिर है वसुंधरा उस आदर्श छवि के सामने खरी नहीं उतर पाती। क्यों? क्योंकि वो एक जीती जागती यथार्थवादी इंसान है, वो कोई आदर्श स्मृति नहीं है। ये बात तो है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ चंदर को ही तो प्रभावित नहीं कर रहा होगा। नोट्स वसुंधरा की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं? वो इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है? वो तो खुद एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की बताई गई है। हाँ, और नोट्स वसुंधरा के पक्ष को भी सामने लाते हैं, और ये कहानी को और भी त्रासद बना देता है। कैसे? वसुंधरा अपनी सारी समझदारी और साहस के बावजूद चंदर के इस भावनात्मक जाल में फंसकर खुद को असहाय सा महसूस करने लगती है। अच्छा। वो देखती है कि चंदर उसके साथ होतेले भी कहीं और खोया रहता है। वो उसकी प्रतिभा को, उसकी संवेदनशीलता को पहचानती है और शायद उससे गहरा जुड़ाव भी महसूस करती है। हाँ। लेकिन चंदर की ये जो भावनात्मक अनुपस्थिति है, ये उसे निराश करती है। नोट्स में उसके अंदरूनी पीड़ा का जिक्र है। वो सोचती है, क्या मैं कभी चंदर के दिल में सुधा की जगह पा सकूंगी? ये सवाल उसकी अपनी अनिश्चितता और उसकी बढ़ती हुई निराशा को दिखाता है। तो मतलब वसुंधरा की मजबूती भी यहाँ जवाब देने लगती है। क्या नोट्स उसकी बढ़ती हताशा के कोई संकेत देते हैं? क्या वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है? नोट्स सीधे तौर पर ये तो नहीं कहते कि वो बाहर निकलने का फैसला कर लेती है, कम से कम इन अध्यायों में तो नहीं। अच्छा। लेकिन उसकी बढ़ती बेचैनी और निराशा वो साफ झलकती है। वो चंदर को समझने की कोशिश करती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है। पर चंदर उसे अपने खोल में घुसने ही नहीं देता। ये वसुंधरा के लिए भी बहुत कठिन स्थिति है। वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जो भावनात्मक रूप से उपलब्धि नहीं है, जो अतीत की छाया में जी रहा है। सही। उसकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन वो सब चंदर की उलझनों के बोझ तले दब रही हैं। नोट्स दिखाते हैं कि उसका धैर्य भी अब जवाब देने लगा है, और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस रिश्ते का आखिर भविष्य क्या है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का अनसुलझा अतीत न केवल उसे बल्कि उसके करीब आने वाले लोगों को भी कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है। बिल्कुल, यही इन अध्यायों का एक बड़ा सबक है। तो अगर हम इन अध्यायों 26-30 का सार निकालें, जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, तो वो यही है कि चंदर एक गहरे भावनात्मक और नैतिक भंवर में फंस गया है। हाँ। अतीत की वो आदर्शवादी यादें और वर्तमान की यथार्थवादी संभावनाएं, इनके बीच का टकराव उसे एकदम पंगु बना रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो न तो अतीत को पूरी तरह छोड़ पा रहा है, न ही वर्तमान को पूरे मन से अपना पा रहा है। एक अजीब सी बीच की स्थिति में अटक गया है। बिल्कुल, और ये स्थिति हमें बहुत गहराई से दिखाती है कि पुरानी निष्ठाएं, खासकर जब उन्हें हमने खुद ही आदर्श बना दिया हो, हाँ, और नई संभावनाओं के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। चंदर का द्वंद्व सिर्फ उसका व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। ये उन जटिल भावनाओं, सामाजिक दबावों और नैतिक दुविधाओं का प्रतिबिंब है जिनसे अक्सर लोग गुजरते हैं। सही। खासकर तब जब उन्हें प्रेम, स्मृति, कर्तव्य और सामाजिक अपेक्षाओं के इस पेचीदा जाल में से रास्ता खोजना पड़ता है। नोट्स इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष की परतों को बहुत बारीकी से खोलते हैं। ये वाकई उपन्यास का एक ऐसा मोड़ है जहां पढ़ने वाला भी चंदर की कश्मकश को बहुत करीब से महसूस करता है। उसकी बेबसी शायद पाठक को भी असहज करती है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये मानवीय भावनाओं का एक गहरा अध्ययन बन जाती है। हाँ, और लेखक की सफलता इसी में है कि उन्होंने इस आंतरिक संघर्ष को बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दिखाया है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते या देंगे। तो आज हमने गुनाहों का देवता के अध्याय 26 से 30 के विश्लेषण पर आधारित इन नोट्स के जरिए चंदर के गहरे होते आत्मसंघर्ष और उसकी जटिल उलझनों को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे अतीत की शक्तिशाली स्मृतियां वो वर्तमान के रिश्तों पर एक भारी छाया डाल सकती हैं और व्यक्ति को एक दर्दनाक कश्मकश में धकेल सकती हैं। और ये चर्चा यह हमें एक बहुत जरूरी, एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। क्या अतीत के प्रति गहरी निष्ठा, जिसे शायद हमने खुद ही पवित्रता का दर्जा दे दिया हो, और वर्तमान में एक नए, एक स्वस्थ रिश्ते की संभावना
इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना हमेशा संभव होता है। बड़ा सवाल है ये। हाँ, खासकर तब जब सामाजिक मान्यताएं और वो व्यक्तिगत अपराधबोध जैसे तत्व भी इस समीकरण में शामिल हों। सही। ये सोचना दिलचस्प है कि व्यक्तिगत भावनात्मक जरूरतें और समाज या खुद की बनाई नैतिक अपेक्षाओं के बीच का ये जो तनाव है, ये किसी व्यक्ति के जीवन पथ को आखिरकार किस दिशा में ले जाता है, और क्या इस द्वंद्व से कभी पूरी तरह मुक्ति मिल भी पाती है या नहीं? एक ऐसा सवाल जिसके जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। बहुत खूब।